हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको पसे पर्दा वाक़यात से आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तकर्री किस तरह अमल में लाई गई। जनरल साहिर शमशाद की जो तकर्री है उस पर तो किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था। असल जो तनाज़ा पैदा किया जा रहा था वो जनरल आसिम मुनीर की तकर्री पर किया जा रहा था। तो पसे पर्दा क्या होता रहा, उनको कैसे कानूनी अंदाज में आर्मी चीफ उनका तकर्रर अमल में लाया गया, कुछ तो ये बताएंगे। कुछ हम आपको पुरानी कहानी और पुराने वाक़यात भी बताएंगे कि किस तरीके से इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते थे और क्यों नहीं करते थे। हम आपको एक बिल्कुल नया और अछूता वाक़या सुनाएंगे, क्योंकि बाज़ लोग इस हवाले से अजीबोगरीब सोशल मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आपको नए हक़ाइक़ पेश करें, ठोस हक़ाइक़ पेश करें जिनको आप वेरीफाई भी करें, तो आपको पता लगेगा कि हम ऐसी बात नहीं कर रहे। तो उमर चीमा से पहले बात करते हैं। चीमा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आसिम मुनीर चीफ बन गए, सैयद आसिम मुनीर जी हैं? जी जी शाह जी हैं जी जी तो एक आप हमारे शाह जी हैं। शाह जी, आज का दिन तो वैसे बड़ा मुबारक है। जी हाँ। और मैंने आज सुबह नए फ़ोन का इफ्तिताह किया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, वाह वाह। तो काफ़ी कोई 2-3 हफ्तों से मेरे पास पड़ा हुआ नया था। आईफोन? ओ, आई या वी, यानी कि हाँ। तो मैंने इफ्तिताह किया, तो उसके बाद मैंने देखा कि जो है ना जनरल आसिम मुनीर वो आर्मी चीफ बन गए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि बड़ा टाइमिंग है भाई, हैं? और फिर जो है मैं भी जोशे जज्बात में हाँ, होता है? जोशे जज्बात। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना शाह जी को कैसे कॉल करूं। ठीक है। तो अब मेरी उनसे तो कॉल नहीं हो सकती थी, फिर मैंने आपको एक मिस कॉल की। अच्छा। हाँ, तो मेरे फ़ोन से जो पहली मिस कॉल हुई नए फ़ोन से वो मुझे वो हुई। शाह जी को हुई। अच्छा, ठीक है, एजाज शाह को। ठीक है। ठीक। तो आज ये हुआ है, लेकिन ये है कि ओवरऑल अच्छा हुआ है कि यानी ये मामला एक सेटल हो गया। पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान थी, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे लोग हैं। ठीक बात। हर बंदा अपनी अपनी मर्जी का चीफ लगा रहा था। तो कुछ एक्सटेंशन भी दे रहे थे। एक्सटेंशन भी दे रहे थे, और ये भी यानी कि इवन ये भी था जी कि मार्शल लॉ लग रहा है। ठीक बात है। कोई लोग, कोई बंदा कह रहा है जी कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया जी, मुझे फलां ने बताया जी कि आप देखिएगा कि फलां डेट को मार्शल लॉ लग जाएगा। तो वैसे एजाज, मैंने तो देखा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, ये बड़े लोग इसको जहानत की अलामत समझते हैं जी कि बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। चीमा साहब, एक मैं बात उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, वो बात चूँकि वो प्राइवेट है। एक फेडरल मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के और एक आध और पार्टी के लोगों ने आपके साथ और मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। तो आज वो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि एजाज सईद साहब, मैं शर्त हार गया हूँ, बताएं खाना किधर खाना है। अच्छा, ठीक तो है? फिर आपने कोई तय किया? नहीं, मैंने नहीं कोई तय किया। मैंने कहा नहीं, ये तो बाद में इस पे बात करेंगे कि ये शर्त तो हम जीत गए। आप अभी यही इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो लेकिन कहने का मतलब है थ्रू आउट आपका मौक़िफ़ यही रहा, और फ्रैंकली पहले आपका कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मेरा भी यही ख्याल था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कहा था। तो ये अच्छा हुआ। लेकिन मेरे हाल में आर्मी चीफ की जो तकर्री जिस अंदाज में हुई, लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या। अच्छा एजाज, मैं आपको बताऊं, एक तो ये है ना कि आज ओपन हाउस चल रहा है। जी हाँ। ठीक है, ओपन हाउस क्या होता है को पता है? आप कभी बताएं ना। आर्मी चीफ बने हो तो आपको पता जी होगा। जी जी। हाँ, तो ओपन हाउस यही होता है कि जब आप चीफ बन जाते हैं, लोग मुबारक, हाँ, लोग जा रहे होते हैं, मुबारकबादें देने जा रहे होते हैं। तो आज जो है सिलसिला जारी है, और पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी यूनिफॉर्म लोग हैं। अच्छा, ये जो बातें हो रही थी, यूनिफॉर्म नहीं चीमा साहब, बगैर यूनिफॉर्म के जो पॉलिटिशियन भी है वो भी कुछ गए हैं वहाँ पे। वो भी लेकिन ये है कि मैं यूनिफॉर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो पहले बातें चल रही थी ना जी, वो OTS वो शॉर्ट कोर्स के हैं, तो जी वो मसला होगा, ये जी आर्मी में ये मसला होगा। आर्मी में ये है कि जब एक चीफ बन गया तो लॉन्ग लिव द किंग। जी हाँ। तो अब ये है कि सारे जो हैं वो सलूट मार रहे हैं। हाँ, जो ये जुड़वा शहर में जो लोग हैं वो तो जाके बैत कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो भी अपने अपने वक्त पे आके बैत कर लेंगे। तो दोनों के तरफ लोग गए हैं आज, यानी जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी तरफ भी, और जो जनरल क्या नाम है, साहिर शमशाद साहब जो हैं, उन दोनों की तरफ। और ये वैसे एजाज, ये भी एक मज़े की बात है कि आसिम मुनीर वो फरजंदे रावलपिंडी भी हैं। ठीक है, इधर ही पले बड़े। अब उनकी कितनी यादें GHQ के साथ भी वाबस्ता होंगी कि जब वो बचपन में इधर से गुजरते थे, वो क्या सोचते थे। अभी तक नहीं कि आज के दिन तक वो बड़ी एक बेयकीनी में उन्होंने टाइम गुजारा होगा। हम तो लोग इंजॉय करते रहे ना जी कि कौन बनेगा,
तो जो 4 5 6 लोग जो हैं वो रेस में थे, उनके तो घरों में पता नहीं क्या क्या आयते करीमा और क्या सदके मिन्नतें दुआएं वो सब कुछ चल रही होंगी। तो जो है फाइनली कुर्रा जो है इन 2 जर्नैलों के नाम निकले। अल्लाह ताला इन्हें साबित कदम रखे और अच्छा एक नेक नामी के साथ वो अपना टाइम गुजारें। अच्छा चीमा साहब, 24 नवंबर की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल में लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। और लोगों को तो पता ही नहीं कि आपके पास कहानी क्या है। जी हाँ, 23 नवंबर की रात को हमने कहानी सुनाई थी कि वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ और किस तरह वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों को भी नाम पब्लिक में इकट्ठे गैदरिंग में बताना गुरेज किया। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम सुबह मीटिंग करेंगे और कहा कि सुबह कुछ इत्तेहादी लीडरों से भी मुलाकात होगी और कानून साजी भी, कोई कानूनी हमने काम करना है। तो आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे PM हाउस में तमाम जो इत्तेहादी हैं और तमाम कैबिनेट मेंबर्स वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो वज़ीर आज़म ने 1-2 लोगों से अलग से मुलाकात की। उस मुलाकात का अहवाल तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन फिर कैबिनेट की बाज़ाब्ता मीटिंग हुई। तो आज कैबिनेट में तकरीबन 4 के करीब एजेंडाज थे। अच्छा, जो सबसे पहला एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ने कहा तलावत के बाद कि हमने अहम तकर्री करनी है, आर्मी चीफ की तकर्री करनी है, तो उसके हवाले से एक कानूनी मामला है। तो इस हवाले से एक समरी है, वो ख्वाजा आसिफ साहब पढ़ के सुनाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा जो थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी और कैबिनेट के जो दीगर मेंबर्स हैं वो सारे बैठे हुए थे। सही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी फ़ाइल निकाली और पढ़ के ऊंची ऊंची आवाज़ में बताया कि हम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। ठीक है। ये समरी उन्होंने पढ़ के सुनाई। अच्छा, और जब वो मुकम्मल कर चुके तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये हम समरी आपके सामने रखते हैं, गवर्नमेंट तो उसको अप्रूव करती है, तो आपकी राय लेना। सब किसी ने कहा अप्रूव, किसी ने कहा यस। रिटेन का जो है कि उनका तसलसल मुलाजमत में मुलाजमत क्योंकि में वो रहता रिटायर हो रहे थे 27 नवंबर को। अब ये बताना ज़रूरी है कि रिटेन क्यों है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। अब बैकग्राउंड इसकी ये है कि कोई भी अफसर जो मेजर या मेजर से अबव लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक का होता है, रिटायरमेंट से पहले वजारत दिफा के पास उनकी एक परमिशन लेटर लिखा जाता है कि ये अफसर फ़लाँ डेट को रिटायर हो रहा है, हमें परमिशन ग्रांट की जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो परमिशन ग्रांट कर दी जाती है, लोग रिटायर हो जाते हैं, कोई भी अफसर हो वो रिटायर हो जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में वो परमिशन ग्रांट नहीं की जाती क्योंकि वजारत दिफा देखती है कि इस अफसर को हमें ज़रूरत है, तो वो परमिशन ग्रांट नहीं करते, यानी कि उसकी रिटायरमेंट नहीं होती। फिर उसके लिए समरी बनती है कि उसे रिटेन कर लिया जाए। उसे वजारत दिफा रिटेन कर लेती है और आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर के पास सीनियर अफसर्स का जो केस होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। तो इस केस में कानून के मुताबिक रिटेन किया गया और ये पहला केस नहीं है, माजी में भी ऐसे मुतअद्दिद केसेस हुए हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे को रिटेन किया गया। क्यों रिटेन किया गया? क्योंकि आसिम मुनीर हैं, सैयद आसिम मुनीर, वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हो रहे थे 27 नवंबर को, और 27 नवंबर को ये आपको पता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खाली हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उन्होंने आर्मी चीफ लगा रहे हैं और आर्मी चीफ का ओहदा खाली हो रहा था 29 नवंबर को, तो 2 दिन का फर्क था। तो ये रिटेंशन जो की वो उस जो गैप था उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व था जिसको इख्तियार किया गया। अब जब सारी अप्रूवल हो गई तो बिलावल साहब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा भी अब हमने आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे साहिर शमशाद साहब को सिलेक्ट किया है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, कैबिनेट का इजलास चल रहा है, उन्होंने कहा जी अब मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि मैं मुतलका लोगों को हिदायत दे दूँ, उन्हें ये डर होगा कि पेशतरेस के कोई इधर से कोई बंदा कोई किसी को मैसेज इतला दे। जी हाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ से निकले और निकलते वक्त कैबिनेट की चूँकि मीटिंग जारी थी, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की ख्वाजा आसिफ को कि वो आके उनकी अदम मौजूदगी में कैबिनेट की इजलास की सदारत करें। तो ख्वाजा आसिफ ने इतनी देर में सदारत की तो प्राइम मिनिस्टर चले गए, उन्होंने जाके अपने स्टाफ को बताया। तोकीर शाह चीमा साहब आपको पता है जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, आजकल उनकी वालदा की डेथ हो गई, वो छुट्टी पे हैं फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस। उनकी जगह जो सेक्रेटेरिएट है वो वहाँ पर काम कर रहा है। कुछ कामों को आहद चीमा साहब वो भी देख रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ है सेक्रेटरी का वो और एडिशनल सेक्रेटरीज हैं वो मेनली ये काम देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी लगाई, उन्होंने मुतलका जो समरी तैयार की, एडवाइस जिसे कहते हैं, एडवाइस तैयार की हुई थी ऑलमोस्ट, उस एडवाइस को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इसको अब
प्रेसिडेंट को भेज दें। फिर प्राइम मिनिस्टर आए वापस और उन्होंने मामूल का इजलास हुआ, तकरीबन ये 10-11 बजे ख़त्म हुआ और 11 बजे के करीब मीडिया के पास ये खबर आई कि जी वो फ़लाँ तैनात हो गए। पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं आया कि क्या हुआ। तो ये तो हुआ। अब अनसर्टेनिटी का यहाँ पर इस पॉइंट पे आगाज़ हो गया कि अब आरिफ अलवी साहब क्या करेंगे। साथ ही साहब जब मिनिस्टर्स निकल रहे थे ना, तो वहाँ पर मिनिस्टर्स को किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि जी प्रेसिडेंट साहब ने गालबन जहाज़ का कह दिया है, तो उसका मतलब प्रेसिडेंट साहब लाहौर जा रहे हैं। तो ये इतला आ जाती है, ज़ाहिर है जो एविएशन है उसके लोग, समरी पहुंच गई थी उस टाइम तक, समरी उस वक्त तक पहुंच गई थी। तो ये 11 बजे के करीब ये इतला इनके पास आ गई कि प्रेसिडेंट साहब लाहौर जा रहे हैं। उन्होंने जहाज स्टार्ट किया और लाहौर चले उन्होंने गए। जहाज किक स्टार्ट मारी, किया हैं? और वो लाहौर चले गए। फिर लाहौर वो गए और उन्होंने तकरीबन 40-48 मिनट सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात की इमरान खान साहब से और मीडिया से बात किए बगैर ज़मान पार्क से वो निकले और आगे। बाद में आपको पता ही है फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी सदर साहब से मुलाकात हुई है और वो सदर साहब आज शाम को 6-7 बजे ऐलान करेंगे। और सदर साहब आए तो फिर कम्युनिकेट कर दिया गया आर्मी चीफ़ को, आसिम मुनीर साहब को, और कम्युनिकेट कर दिया गया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को कि सदर साहब उनसे मिलना चाहते हैं। वो मीटिंग का एक एहतमाम कर दिया गया। इन शॉर्ट ये कि सदर साहब ने भी समरी पर साइन कर दिया और ये जो तकर्री जितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और इस अनसर्टेनिटी में जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का, वो भी एक बहुत बड़ा किरदार था। और फिर 26 तारीख को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में भी एक एहतजाज करना था फैज़ाबाद पे। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो गई है और अब इमरान खान साहब को और सदर आरिफ अलवी को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उसी शख्स को आर्मी चीफ बनाना पड़ा है जिसको नाम लेके ये मुतनाज़ा करने की कोशिश करते रहे। हम खालिद नईम लोधी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस, रिस्पेक्टेबल मैन, अच्छे आदमी, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा नाम लिया कि जी मेरे ख्याल में वो तो रिटायर हो चुके हैं और हमने खबर दी थी। जिस तरह आपने ये बात की है ना कि उनका तनाज़ा जो उन्होंने क्रिएट किया वो भी आपने जिक्र किया है, आपने ये भी बताया कि बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। जी हाँ, इसी तरह लोधी साहब जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि वो हो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। साथ उन्होंने जी हाँ उन्होंने एक क्वेश्चन भी रखा। लेकिन लोधी साहब की एक बात अच्छी है कि वो अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ओपन रखते हैं। वो बताते हैं कि मैं पीटीआई के साथ हूँ। वो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ओपन रखते हैं। नहीं, वो वैसे कोर कमेटी के मेंबर हैं। जी, कोर कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अब बताते हैं कि मेरी एफिलिएशन, और उन्होंने कहा भी लेकिन ये वैसे ऑब्वियस है, यानी कि ये कोई ऐसी छुपाने वाली भी बात नहीं है। नहीं छुपाने वाली नहीं, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब व्यूअर है देख रहा है उसको पता। फिर शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के हैं, वो उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि जी ये तो कानूनी नहीं होगा। ये सब कुछ वो खुद नहीं कह रहे थे, ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा। अच्छा एजाज, अब इस पे बात कर लें कि जो इमरान खान का आसिम मुनीर के साथ मसला बना था जब वो DGI सही थे जी, उसके हवाले से हम ज़रा बात कर लें, क्योंकि आज यानी एक चीज़ जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं और आपने इमरान खान को चेज़ भी किया ये जानने के लिए कि जब वो जनरल आसिम मुनीर ने आपको हार की वो दास्तान सुनाई कि जो बनी गाला पहुंचा है एक प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से, उसके बारे में पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक तो ये बात थी। अब ये देखें ना, ये एक अलमिया भी देखें कि खान साहब एक तरफ तो ये कहते हैं ना कि भाई एस्टेब्लिशमेंट, वो समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट करप्शन के खिलाफ है, लेकिन चूंकि दूसरों के साथ गवर्नमेंट आ गई है तो इसका मतलब है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। ठीक बात। लेकिन जब उनकी अपने घर के बारे में उस वक्त के DGI ने बताया, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मकसद उनको ब्लैकमेल करना था, अलर्ट करना भी था, क्योंकि एक इंटेलिजेंस चीफ जो है उसको आइज़ एंड ईयर तस्वर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने हो सकता है कि बताया हो कि शायद इनके नॉलेज में ना हो। तो जब उन्होंने बताया जी कि वो कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं आपके घर में, तो ये ज़रा आपके लिए मसाइल पैदा करेंगी, तो खान साहब ने बजाय उसको सीरियस लेने के उन्होंने इस चीज़ का बुरा मनाया और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा जी कि ये बंदा तो अब मेरे घर में घुस गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी का और फरा जो है उनका दोनों का जिक्र किया था। अच्छा, इसके अलावा एक दो और चीज़ें थी जिसकी वजह से वो पहले से नाराज़ आ रहे थे। एक तो वो ये भी कहते थे कि आप जो है अपोजिशन के साथ, यानी अपोजिशन का मतलब कि उस टाइम PMLN और पीपल्स पार्टी, वो कह रहे थे कि आप उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। अच्छा, ये भी कोई बहुत अच्छी तजवीज़ थी ना कि भाई आपने जो भी काम करना है, लेजिस्लेशन करनी है, एक आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। ठीक बात। अगर सियासी बेइज्जती नहीं होगी तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। इमरान खान जो है उनको ये बात भी बुरी लगी, और जिस तरह की उन्होंने बाद में जनरल
नदीम अंजम को जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी इकानमी, उन्होंने कहा इकानमी नहीं अपोजिशन है, ठीक है। तो ये बात जो है इनको आसम मुनीर भी कह चुके थे बहसीत DGISI कि आप इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें ताकि आप अपना जो कोई गवर्नेंस या गवर्नमेंट के रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है या बाकी को पॉलिसी लेवल पे आपको साथ लेकर चलना पड़ता है तो वो करें। और एक और चीज़ जिधर से ये आगाज़ हो गया था वो था ईरान में, दौरा ईरान में। खान साहब भी जिधर जिधर जाते हैं ना वो एक दास्तान छोड़ाते हैं। तो उधर के बात बात ये है कि आप जो है एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर होने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि किधर कौन सी बात करनी है। तो उधर जाके उन्होंने कोई पाकिस्तान का जिक्र किया जी कि जो ईरान में टेररिज्म हो रही है उसमें पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो तब जाके जो ये जनरल आसम मुनीर जो है मेरे ख्याल उस टाइम DGISI थे जी, उस दौरे में जो वफद था, हाँ, आसिम मुनीर साहब उसका हिस्सा थे। हाँ, और ये बात उस वक्त हुई कि जब ईरान के सरबराह और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि आपसे भी, आपकी सरजमीन से भी ग्रुप हमारी तरफ आते हैं और पाकिस्तान हम भी आपके पास दहशतगर्दी के ग्रुप भेजते रहे। तो जब इमरान खान साहब ने ये बात कही तो आसिम मुनीर साहब, उस वक्त के लोग बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब खड़े हो गए। फिर आसिम मुनीर साहब ने अपने साथ बैठे हुए एक वज़ीर साहब को कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं कुछ नोट्स देता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर को दें। उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने कुछ नोट्स लिखे और फिर ये शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं, शीरी मज़ारी साहिबा को भी उन्होंने दिए और जुल्फ़ी बुखारी उनको भी दिए, ये दोनों हैं। तो इन दोनों को दिए तो उन्होंने आगे वो नोट्स पास नहीं किए, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात इमरान खान साहब को बताई कि DGISI ये बात कह रहे थे जो कि इमरान खान साहब को नागवार गुजरी, ठीक है। वैसे अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें टू बी फेयर विद इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर DGISI ये सोचे कि वो इस ओहदे पर बैठ के वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तो वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को बुरी लगेगी, टू बी फेयर। लेकिन एटलीस्ट ये एजाज एक ये बात है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है अकले कुल तो नहीं होता, नहीं कुल, ठीक है, वो अल्टीमेटली नहीं लोगों पे रिलाई करते हैं ना। इवन जब ये ईरान गए थे तो ISI से ब्रीफिंग ली, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, या जो फॉरेन ऑफिस के वो लोग के जो ईरान को डील कर रहे हैं उनसे ब्रीफिंग, बिल्कुल ठीक बात। प्राइम मिनिस्टर को हर चीज का तो नहीं पता, ऐसे ही बात, ठीक है, ऐसे ही बात। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम वो कोई ऐसा कोई इंसल्ट वाला एलिमेंट नहीं था। नहीं, इंसल्ट वाला नहीं था। अगर या तो ना कि वो उधर खड़े हो गए जी कि नहीं प्राइम मिनिस्टर हमारा गलत बात कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ठीक बात। ये एक उन्होंने एक एडवाइस भेजी ना कि देख लें, ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उसको किसी अपने अंदाज में जरा क्लैरिफाई कर दें कि अगर जो है वो जमीन इस्तेमाल क्यों होती रही, यानी कि हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई उसमें कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन जो है यानी कि वो एनीवे, लेकिन चीमा साहब ये ऐसा मौका होता है ना, इसमें ऐसा मौका इसमें होता है कि जब हुक्मरान होता है ना, हुक्मरान के इर्द गिर्द जो वुज़रा होते हैं, और मुझे पता है उस दौरे में इस बात को बाज़ वुज़रा ने एक कंप्लेंट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को पेश किया था, मुझे आई नो है, ठीक है। अब तो ये होता है कि जो हुक्मरान होता है ना, किंग, उसको बताया जाता है कि देखें जी फलां तो इस तरह बात ये भी होता है ना, तो ये इस तरह फिर वो एक गलतफहमी जो है ना वो पैदा हो जाती है। बात ये भी होता है ना, वैसे बात ये है कि जो भी हम वजाहत दें, लेकिन इसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी ना, कोई ऐसा कोई वो कोई पब्लिकली तो कहीं बात नहीं कर रहे थे, ठीक बात है, ये एक आगे मैसेज कन्वे कर रहे थे ना, मैसेज कन्वे करने में तो कोई गलत बात नहीं, ठीक बात है। इमरान खान जो इतनी बातें कर गए, तो अगर वो बंदा मैसेज कन्वे कर दे जी ये जरा उनको आगे दे दें, जिस तरह कासिम सूरी ने कहा जी कि मजहबी टच दें इसमें जरा, ठीक बात, ठीक है, वो इमरान खान ने तो बुरा नहीं मनाया, उन्होंने फौरी तौर पे मजहबी टच देना शुरू कर दिया। अच्छा चीमा साहब अच्छा एक चीज़ है इसमें एजाज, मुझे लगता है कि इसकी जो एक तासर था जो शीरी मज़ारी या उनका, शायद ये भी हो कि चूंकि आसम मुनीर जो हैं वो पहले सऊदीया में भी मिलिट्री ताशी भी रहे हैं, तो इस तरह से भी लोग बाज़ औक़ात बड़ी सेक्टेरियन तक़सीम, हाँ कि कोई ये हो जाता है जी कि ये तो उधर रहे हैं। अच्छा बाय द वे जो आसम मुनीर साहब ने कुरान हिफ्ज़ किया है, जी हाँ, इसके बारे में ज़्यादातर ये बातें चल रही होती है ना जी कि उन्होंने फ़लाँ उम्र में कर लिया। इनफैक्ट जब वो मिलिट्री अताशी थे तो जब सऊदी अरब में थे तब उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है। अच्छा, यानी कि उस टाइम उनकी जो है ना 43 ईयर रही थी। अच्छा, मुझे ये किसी ने बताया था कि पिंडी में एक मदरसे में किया, वो आ रहा है, जिक्र आ रहा है, हो सकता है कि उनके पास वैसे पड़ा हो, वो जिक्र आ रहा है कि जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हाफिज ताहिर खलील साहब, उनके जो वालिद साहब थे, यानी उनके मदरसे के हवाले से आ रहा है कि उनसे उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाय द वे जो हाफिज ताहिर खलील साहब के वालिद साहब हैं, उनके पास वो जनरल हामिद भी पड़े हुए थे,
अच्छा हाँ, वो जो जनरल मुशर्रफ के थे ना, जी चीफ जी ऑफ जी स्टाफ, जी ठीक हमद है? जावेद। हाँ, वो भी उनके स्टूडेंट थे। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये वो वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ सऊदी अरब की। ये जनरल आसम ने उन्होंने खुद कुछ लोगों से बताया है, ओके ठीक है? क्योंकि ये एक वैसे कॉमन सेंस यही लगता है कि बचपन में हिफ्ज किया होगा। ठीक है। और ये इनका जिक्र बाजवा साहब भी जो है ना बड़े यानी कि एतराम से बिलहुसूस करते हैं कि आपको पता है कि वो हाफिज कुरान है, ठीक है? ठीक है। तो ये उस टाइम इनकी जो है ना 43 ईयर रही थी, यानी कि आपकी उम्र के थे जब उन्होंने कुरान हिफ्ज किया था। ठीक यानी कि आप भी कोशिश आप कर लोगों को सकते हैं। बता रहे हैं कि हाँ 43 एज का हूँ मैं। हाँ, यानी अच्छा कि यही है, यानी कि या आप ज्यादा है मेरे हाल नहीं वैसे। नहीं इतना हाँ? ही हूँ मैं, इतना ही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो लेकिन आप 45 के हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एजाज वैसे ये है कि आप जर्नलिज्म में मेरे से सीनियर हैं। नहीं नहीं जी हाँ, मज़ा ये लोगों को पता होना चाहिए। नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं ऐसी हाँ, बात नहीं है। हम जो है उस टाइम यूनिवर्सिटी में थे जब आप जो है मैदान में कूद ये गए कि थे। आप छोटे छोटे थे जब आप मुझे हाँ देखते हाँ हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो एनी हाउ, लेकिन चीमा साहब इशू ये है कि हमने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट तो दिया और वो हीरो वाले हार की भी कहानी हमने सुनाई थी। असल बात ये नहीं है, असल बात दो दो लाइनें हैं। वो ये है कि अब आर्मी चीफ वो बन चुके हैं, नज़रें उनकी तरफ हैं, उन्होंने फ़ौज को इस पोलराइजेशन से निकालना है, फ़ौज की इज़्ज़त बनानी है, क्योंकि फ़ौज को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखें ना कि फ़ौज के अंदर से ही लोग उठते हैं और तनकीद करते हैं। एक हमारे बड़े प्यारे हैं, मैं उन्हें मिला तो नहीं हुआ, देखता हूँ, मुझे बड़े प्यारे और बड़े क्यूट लगते हैं, मेजर आदिल राजा उनका नाम है। और मैं उनकी गुफ्तगू पढ़ के बड़ा मैं हंसता भी हूँ कि यार ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं आर्मी के ऊपर और इसके ऊपर, वो फौज में, और वो कोई आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना थिंकिंग से मुतसादिब नहीं है, वो इमरान खान की मोहब्बत हाँ में कर हाँ रहे हैं। हाँ, सही है। हम तो ये कहते हैं ना कि आर्मी को, फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो ये नहीं कर रहे, वो ये कहते हैं कि सियासत में आना चाहिए और इमरान खान के साथ आना चाहिए। और इस पे जनरल बाजवा के वो बहुत तनकीद कर आजकल। वो आज उनकी कुछ ट्वीट्स ऐसी थी कि आसिम मुनीर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, क्योंकि अच्छा। जी वो कोई मतलब उनका यही निकलता था, तो नहीं अच्छी नहीं, बात वो है। ट्वीट में वो ये ईरान वाला जो ट्विस्ट है वो दे रहे थे। अच्छा, ईरान वाला हाँ ट्विस्ट दे हाँ, रहे थे। वो भी जरा गलत था उनका जो वो ट्वीट था। ठीक है, अच्छा, लेकिन वैसे चूंकि एक मेजर है ना, वो जो मेजर साहब होते हैं, मैं किसी को वो नहीं, उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं क्या होता। ये ज्यादा बात नहीं है, यानी कि ये मेरा ख्याल है कि एक्सपोजर का मसला बहुत सारे लोग, मैंने बड़े बड़े काबिल जो अदरवाइज अपने शोबे में उनकी डिस्टिंक्शन है, जी। उनका पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वीक है। नहीं उमर, मैं आई एग्री, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि मेजर साहब जो हैं वो जिस पॉलिटिकल थॉट से लगे हुए हैं और जो उनकी गुफ्तगू है, वो उनकी गुफ्तगू बताती है कि उनका कोई इतना ज्यादा एक्सपोजर तो, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें खालिद नईम लोधी है, उनका बड़ा नहीं एक्सपोजर तो है। उस लिहाज से अगर आप ये म्यार रखते हैं तो फिर जनरल अमजद शुएब जो हैं, हाँ, वो उन भी पे तो इतराज किया जा हाँ, सकता है, बिल्कुल उनका एक्सपोजर को कम है। जी जी ठीक जी, है, लेकिन उनका देख लें कि जो बिल्कुल उनकी आप ठीक बात गुफ्तगू है, सुनते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अच्छा, अब ये है कि बाय द वे जो जनरल आसिम है, ये इनका किताबों के साथ भी काफ़ी लगाव है। अच्छा, हाँ, पढ़ने वाले आदमी हैं। ठीक। अब ये है कि वो जो पढ़ाई है वो एक रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट होती है ये वक्त बताएगा। और एजाज, ये भी एक अजीब एक्सपीरियंस होता है कि आप थ्योरी जब पढ़ते हैं और जब आप उस जगह पर बैठते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो बाज़ औक़ात आपको रियलिटीज़ भी बड़ी डिफरेंट नज़र आती हैं। ठीक बात ठीक है, यानी कि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी ऐनक से देख रहे होते हैं, उधर बंदा बैठा हो उसको इर्द गिर्द कुछ और नज़र आ रहा होता है। तो अब देखें अच्छा चीमा साहब, दो बातें जो जनरल आसिम मुनीर के वाले से बताना बहुत ज़रूरी है। दो बातें, एक तो ये है कि मिलिट्री को सियासत से निकालने की जब आर्ग्यूमेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी, तो उस आर्ग्यूमेंट में जो 2-3 बंदे सबसे नुमायां थे, उनमें वन ऑफ देम वाज जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर इसलिए आगे थे कि मुझे जो पता चला है कि एक मौके पर किसी ने ये शायद कोई तजवीज़ दी थी, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, अगर कोई गलती हो तो मैं माजरत खाऊं। लेकिन ये लेकिन सुन लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम इमरान खान साहब से भी एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना लें और उनके साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप बना लें, जब इमरान खान साहब तनकीद कर रहे थे कोई इस तरह की बात। वो मेरे ख्याल साहिर शमशाद साहब के वाले सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। तो जनरल साहब जो है, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि सर हम इसी बात से तो निकले हैं कि हमने सियासत में दाखिल नहीं होना और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना है। तो अब मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। बड़ी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? दो बड़ी जिम्मेदारियाँ। एक तो ये है कि वो इस ओहदे पर बैठ गए हैं तो उन्हें जो अपना माजी है वो भूलना होगा। इमरान खान साहब के साथ अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, बाकी किसी के साथ अच्छा बुरा किसी ने उनके साथ सलूक किया है तो उसे बिटर पास को बरी करना होगा।
चापलूसी से बचना होगा। बहुत सारे लोग उनसे मिलकर सियासी किरदार अदा करने की बात करेंगे और सियासतदान भी होंगे, उनमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे। तो जो सबसे जो मुश्किल काम ये होता है कि पावर में जाके आप चापलूसी से बचें, लोगों की गलत दावतों से बचें कि नहीं आप आए जी, आप ही ये मसला हल कर सकते हैं। लोग आपको एक माफूकुल फितरत किरदार लेकिन बना वैसे मेरा ख्याल है कि आपको ना उनसे टाइम लेना चाहिए। ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं कि जो आपकी एक 1-to-1 मीटिंग में तय होनी चाहिए। उनको बताएं कि ये मसले हैं, कोई इश्यूज आ सकते हैं। नहीं, अच्छा, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट एक आखिरी बात कि हमारा पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ इशू है और पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ इशू है, जनरल बाजवा की जो लेगेसी में एक चीज़ इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमन भी है। जो पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडिया की मिलिट्री के साथ एग्रीमेंट किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई फायर नहीं हुआ। तो अब इस लेगेसी को जो पॉजिटिव बातें हैं उसको आगे बढ़ाकर लेकर चलने की ज़रूरत है कि जो आप बातें जनरल आसम की बता रहे हैं ना पॉलिटिक्स के हवाले से कि उनके क्या ख्यालात थे, ऑलमोस्ट कोई इसी तरह के ख्यालात जनरल बाजवा के थे जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जी। ठीक है, बड़े वो प्रो डेमोक्रेसी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन समझे जाते थे। ठीक बात, हम उन पर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है, मैं यानी कि मेरे जो व्यूज़ हैं यानी कि वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या ख्याल है। लेकिन मैं एक बात एजाज समझता हूँ यानी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों की ऐनक पहन के देखूँ कि उनको दुनिया कैसे नज़र आती है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई एक तो है ये भी बात करते हैं कि आप जो है ना एक बड़े मुश्किल हालात से इंसान का शायद एक्सपोज ना हो। ठीक है, लेकिन जब पावर आती है ना तो आप एक्सपोज होते हैं। ठीक है, एक तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप पावर में होते हैं तो आपको रियलिटीज़ कुछ डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं, दूर से बैठ के आपको डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। आपकी जो एक पावर की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह साथ लेकर चलना है, आपने अपना एक स्ट्रेंथ को किस तरह मेंटेन करना है और बाकी लोगों के साथ आपकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसे होनी है। तो उस टाइम जो है बड़ी टेम्पटेशन भी होती है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आके आपको इतना ज़्यादा आपके कानों में कोई ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको लगता है कि मैं कोई सुपरमैन हूँ, कि जैसे जो है ना एक मूवमेंट भी आ चुकी है और मैं भी पहुंच चुका हूं कि अब जो है ना कुछ करना पड़ेगा। उमर साहब, मैं आपकी बात पे सिर्फ एक बात करूंगा कि पावर की जो 4 बड़ी बीमारियां हैं ना, 4 बड़ी बीमारियां, वो एक है तकब्बर, घुमंड, दूसरी है शोहरत, तीसरी है पैसा और चौथी है औरत। ये 4 बीमारियां जो है ना ये बड़ी बड़ी खौफनाक है। वैसे इजाज इसके लिए जो है ना ये बीमारियों के लिए आपके पास पावर होना जरूरी नहीं है। वैसे भी ये बीमारियां ये तो इंसानी फितरत में है, यानी कि इसका पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पावर के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। जब आप पावरफुल पोजीशन पे हो जाते हैं ना तो ये इनके थ्रू इंसानी जिबल्लतों के जरिए पावर का नशा है ना, वो इन सब नशों से बारी है। जी ठीक बात, औरत से बारी है, शोहरत तो आपके पास वैसे आ जाती है, लोग आपको वैसे ही रियलाइज कराते हैं कि आप सुपरमैन हैं, यानी कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है तो एक बड़े अहम काम के लिए भेजा है। पावर से बड़ा नशा को नहीं। ठीक बात है। तो चीमा साहब, उमर चीमा साहब की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने कोशिश किया कि आपको इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू बताएं बैकग्राउंड्स क्या हैं चीज़ों की, हुई चीज़ें कैसी हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो बताएं। तो उम्मीद है आपको हमारी जो मालूमात हैं वो बाकी तमाम लोगों से हट कर मिली होंगी, क्योंकि हम आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए।